स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन आंसर्स। न्यूमेरिकल्स के लिए आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। एक्सरसाइज 1A है चैप्टर 1 से। स्टेट द कंडीशन व्हेन ऑन अप्लाइंग अ फोर्स अ बॉडी हैज ट्रांजिशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो कौन सी अवस्था है कि जब आप फोर्स लगाओगे, बल लगाओगे, तो बॉडी के अंदर ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि वो जो सीधे रेखा में जाता है लीनियर मोशन आएगा, दूसरा रोटेशनल रोटेटरी मोशन आएगा। तो देखो आंसर इसका ये है कि ट्रांसलेशन मोशन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ बॉडी इज फ्री टू मूव। जब बॉडी फ्री है बिल्कुल मूव करने के लिए, तो जब आप उस पर किसी एक साइड से फोर्स लगाओगे तो वो ट्रांसलेशनल मोशन में जाएगा। और रोटेशनल मोशन कब होता है? तो रोटेशनल मोशन तब प्रोड्यूस होगा व्हेन अ बॉडी इज फिक्स्ड एट अ पॉइंट। बॉडी किसी पॉइंट पे फिक्स है, जैसे कि आप साइकिल का पहिया ले लो, तो बीच में वो धुरा लगा रहता है, वहां पे फिक्स रहता है, तो वो रोटेटरी मोशन में जाता है ना, रोटेशन होता रहता है ना। जैसे आप ये क्लॉक ले लो, क्लॉक में जो उसके हैंड्स होते हैं घड़ी के, तो वो भी रोटेशनल मोशन में जाते हैं क्योंकि उनकी सुइयां जो है बिल्कुल सेंटर पे फिक्स होती हैं। डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट। क्या होता है ये मोमेंट ऑफ फोर्स और एसआई यूनिट क्या है इसका? तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डायग्राम तो यहाँ पे नहीं है, किसी और डायग्राम में मैं इस बात को आपको समझा दूंगा। तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स जितना आप अप्लाई किए हो और जहां पे आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है यानी पाइवटेड पॉइंट है, वहां से लेके वो जो ये आपका फोर्स है वहां से वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू डी। ठीक है, तो ये भी डायग्राम आता है तो हम आपको बताते हैं। और बाकी देखो फोर्स के लिए न्यूटन यूज होता है और वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके लिए मीटर यूज होगा, तो न्यूटन मीटर, ये इसका ऐसा यूनिट है। स्टेट वेदर द मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो जहां भी वो डायरेक्शन मैटर करेगा मैग्नीट्यूड के साथ, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसमें भी ना मैटर करता है डायरेक्शन, तो इसीलिए क्या है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ फोर्स। स्टेट टू फैक्टर अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। तो दो घटक कौन से हैं जिससे वो प्रभावित करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स को? तो पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड, मतलब कितना ज्यादा फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। और सेकंड है डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, कि क्या डिस्टेंस है एक्शन ऑफ फोर्स का, जो लाइन है वहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको लिया जाता है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा आपका टर्निंग इफेक्ट आएगा। When does a body rotate? बॉडी कब रोटेट करती है? स्टेट वन वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अ बॉडी। तो कोई एक तरीका बताना है जिससे कि आप डायरेक्शन चेंज कर पाओ बॉडी का, रोटेशन का डायरेक्शन। गिव अ सुटेबल एग्जांपल टू एक्सप्लेन योर आंसर, और एग्जांपल भी देना है। इफ अ बॉडी इज pivoted at a point and the force is applied on the body at a suitable point, it rotates the body about the axis passing through the pivoted point। जैसे यहाँ डायग्राम में देखो, यहाँ पे ये मिडिल ये दिख रहा है, ये जहाँ पे एरो है ये आपका पाइवटेड पॉइंट है। अब पाइवटेड पॉइंट के बाद ये पूरा सर्कुलर डिस्क दिख रहा है। यहाँ फोर्स देखो हमने लगाया है कि इस डायरेक्शन में। अब ये बॉडी किधर जाएगी? देखो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ये बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। ठीक है, तो तभी जब यहाँ पे पाइवटेड है और पाइवटेड के बाद यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, बॉडी रोटेट करेगी। डायरेक्शन चेंज होता है तो यस डायरेक्शन जो है रोटेशन का चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज, अब देखो ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यही एक्सप्लेन करने के लिए गिव अ सुटेबल एग्जांपल टू एक्सप्लेन योर आंसर। अब इन फिगर्स में देखो यहाँ पे लगाया तो एंटी क्लॉकवाइज जो कि पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे लगाया ऊपर में फोर्स, तो देखो ये क्लॉकवाइज जिसको हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो एक जगह पे पॉइवटेड है, ठीक है, तो ये रोटेट करेगी जब आप जो है कि इस पे फोर्स लगाओगे। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन एक्सिस। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? तो मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ इंटू डी भी डायरेक्ट लिख सकते हो, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये जो एरो का डॉट है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्क का पाइवट पॉइंट है, यही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डायरेक्शन है, लाइन है एक्शन ऑफ फोर्स का, और ये पाइवट से लेके यहाँ पे ये जो
परपेंडिकुलर गिराओगे, तो यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। अभी देख ही लिया यहाँ पे डायग्राम में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो देखो पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा। इफ द इफेक्ट ऑफ द बॉडी इज टू टर्न क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज कोई रोटेटरी बॉडी है, रोटेशनल मोशन आ रहा है बॉडी में, तो अगर वो क्लॉकवाइज टर्न कर रही है तो मतलब कि उसके अंदर मोमेंट ऑफ फोर्स कैसा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज मोमेंट एंड इज टेकन एज नेगेटिव, क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव। और जब व्हाइल इफ द इफेक्ट ऑन द बॉडी इज टू टर्न इट एंटी क्लॉकवाइज, अगर बॉडी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, और इसको पॉजिटिव लिया जाता है। स्टेट वन वे टू रिड्यूस द मोमेंट ऑफ अ गिवन फोर्स अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे रिड्यूस करोगे, तो देखो दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो फोर्स और दूसरा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको रिड्यूस किया जा सकता है डिक्रीजिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स अगर उतना ही लगा रहे हो तो आप क्या करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका मोमेंट ऑफ फोर्स कम हो जाएगा। स्टेट वन वे टू ऑब्टेन अ ग्रेटर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स अगर आपको चाहिए तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज कर दोगे। अच्छा ये चीज देखो, दो चीजें है ना, एक तो है आपका फोर्स, दूसरा है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही डिक्रीज करने की बात किया, डिक्रीज करने के लिए, और यहाँ इंक्रीज करने के लिए भी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग फोर्स ज्यादा नहीं अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, हम फोर्स उतना ही अप्लाई करें बल्कि उससे कम अप्लाई करें और फिर भी आउटपुट ज्यादा मिले। तो इसीलिए जरूरी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जितना ज्यादा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली डिपेंड करता है मोमेंट ऑफ फोर्स किसके ऊपर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। Why is it easier to open a door by applying the force at the free end of it? दरवाजे का जो फ्री एंड है, एक तो आपका हिंज है एक साइड में है ना जहां से वो पाइवटेड है, दूसरा आपका हैंडल देख रहे हो कितना दूर है, तो वहां से कितना आसान हो जाता है। तो इट इज इजियर टू ओपन द डोर बाय अप्लाइंग द फोर्स एट द फ्री एंड बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज लार्ज, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लार्ज होता है तो देयरफॉर लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू टर्न द बॉडी। यहाँ पे कॉमा लगा लेना, लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू टर्न द बॉडी। तो वहां से देखोगे हिंज से यहाँ कहीं हिंज होगा, देखो यहाँ पे कहीं हिंज होगा तो इसके एकदम सीधे लाइन में यहाँ पे कहीं आपका हैंडल दिया होगा, है ना। तो ये जितना ज्यादा डिस्टेंस रहता है उतना ही आसानी से दरवाजा खुलता है। बल्कि हिंज के पास जाके अगर दरवाजा खोलने बंद करने की कोशिश करो तो देखो कितना दर्द होने लगेगा हाथ में। द स्टोन ऑफ हैंड फ्लोर ग्राइंडर इज प्रोवाइडेड विद अ हैंडल नियर इट्स रिम। रिम पे ना एक हैंडल दिया रहता है, वो जो ये आटे का चक्की टाइप का होता है ना, दो पार्ट रखे रहते हैं ऊपर नीचे, तो उसमें ना हाथ से वो पत्थर का बना रहता है, तो उसमें एक हैंडल दिया रहता है। गिव रीजन, क्यों दिया रहता है वो हैंडल। स्टोन ऑफ हैंड फ्लोर ग्राइंडर इज प्रोवाइडेड विद अ हैंडल नियर इट्स रिम। तो यहाँ पे वहां पे हैंडल होता है इसलिए, सो दैट बाई अप्लाइंग स्मॉल फोर्स, ताकि तुम छोटा सा फोर्स लगाओ हैंडल पे, एंड कैन बी रोटेटेड इजीली अबाउट द फिक्स पॉइंट एट इट्स सेंटर, और आसानी से जो है कि उसको घुमा सको। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा था, यहाँ जहाँ पे ये फोर्स यहाँ एरो बना हुआ है यहीं पे हैंडल लगा रहेगा, तो हैंडल घुमाओगे किनारे से तो देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है ना, यहाँ पे पाइवट से लेके ज्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हैंडल दिया रहेगा रिम पे, तो आसानी से जो है कि आप इस चक्की को घुमा सकते हो। ऐसे दो पार्ट दिए रहते हैं चक्की में। इट इज इजियर टू टर्न द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ लार्ज डायमीटर। देखो बड़ा सा चक्का है, आसानी से घुमा लोगे, देन दैट ऑफ ए स्मॉल डायमीटर। गिव रीजन, तो स्मॉल डायमीटर वाले को ज्यादा मुश्किल होगा, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसी डायग्राम में देख लो, यहाँ पे अगर ये है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, मान लो 1 मीटर है, और अगर यहाँ से यहाँ की दूरी अगर 1.5 मीटर हो जाए यानी ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या हो जाएगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा। तो इसीलिए जब ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स लगेगा तो आसानी से घूम जाएगा। तो इट इज इजियर टू टर्न द स्टीयरिंग व्हील of a large diameter in comparison to the wheel of a small diameter, as less force is required in the first case due to larger distance। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा ना फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिम, उतना ही जो है कि आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा।
अ स्पैनर और रेंच हैज अ लॉन्ग हैंडल, वाई? तो ये स्पैनर या रेंच जिसको कहा जाता है, ये औजार है सब, देखा होगा आपने। तो इसमें जो है ना कि खोलने के लिए रहता है ढक्कन वगैरह, नट वगैरह, तो इसके अंदर हैंडल लंबा क्यों होता है? तो स्पैनर इज प्रोवाइडेड विद अ लॉन्ग हैंडल सो एज टू क्रिएट अ लार्जर टर्निंग मोमेंट विद लेस फोर्स, यानी कम फोर्स लगाओ और ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो, इसके लिए जितनी बड़ी हैंडल उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा। A jack screw is provided with a long arm. Explain why. तो jack screw यही नट खोलने के लिए, इसमें भी लॉन्ग आर्म रहता है, क्यों रहता है? A jack screw which is used to lift a heavy vehicle, भारी व्हीकल को उठाने के लिए रहता है, has a long arm so that less force is needed to rotate it, ताकि कम फोर्स लगे उसको रोटेट करने में, to raise और lower the vehicle, या फिर गाड़ी को उठाने के लिए या गाड़ी को नीचे करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए लंबा हैंडल दिया जाता है। ए बी सी आर द थ्री फोर्सेस, दिख रहा है यहाँ पे, ये ए पूरा फोर्स है, ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो यहाँ पे ए का मतलब फोर्स है, यहाँ पे सी भी फोर्स है, बी भी फोर्स है, डायरेक्शन देख सकते हो। ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 4n, 4n का ये भी, 4n का ये भी, 4n का ये भी, और यहाँ पे देखो बीच में पाइवटेड है एट ओ, द पॉइंट ओ लाइज इन द सेम प्लेन, विच फोर्स हैज द लीस्ट मोमेंट अबाउट ओ? तो कौन सा फोर्स ऐसा है ना कि जिसके पास लीस्ट मोमेंट होगा अबाउट ओ? तो ये हम लोगों ने पढ़ रखा है कि देखो डिपेंड किस पे करता है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर और साथ में फोर्स के ऊपर। तो फोर्स तो सारा इक्वल हो गया, तो जहां सबसे कम परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिखाई देगा वहीं पे सबसे कम मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, याद रखने की बात है। तो वी नो दैट कि मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि सी 0.9 मीटर, 0.8 मीटर, 0.6 सबसे कम डिस्टेंस यहाँ है, तो 4 6 24, 2.4 न्यूटन मीटर, यही सबसे कम होगा, ठीक है। तो यहीं पे सबसे लीस्ट मोमेंट होगा। इसके अलावा विच फोर्स हैज द ग्रेटेस्ट मोमेंट अबाउट ओ? सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो देखो इन तीनों में सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ? 0.9, तो यानी ए पे होगा, ठीक है। नेम द फोर्सेस प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है। कौन सा फोर्स क्लॉकवाइज और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है? तो देखो ये जो फोर्स जा रहा है ना, ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, देख लेना। ये कैसे, ये सर्कल पूरा बना दें तो ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज उसमें मोमेंट प्रोड्यूस करेगा, और ये बी वाला भी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। बस ये सी वाला है, देखो अपोजिट डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। What is the resultant torque about the point O? अब ये पॉइंट O पे टॉर्क कितना है, यानी कि मोमेंट ऑफ सम ऑफ टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स कितना है? तो देखो यहाँ पे ये क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, ये इकलौता एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो यानी 4 इंटू 0.9, अब 4 इंटू 0.8 ये दोनों माइनस में होंगे, और ये अकेला 4 इंटू 0.6 प्लस में होगा, ठीक है, दिख गया यहाँ पे। और इसको कैलकुलेट करोगे 4.4 न्यूटन मीटर आएगा, ये रिजल्टेंट टॉर्क आएगा यहाँ पे ओ पे। द एडजेसेंट डायग्राम शोज अ हैवी रोलर, यहाँ पे एक हैवी रोलर दिखाई दे रहा है आपको, विथ इट्स एक्सेल एट ओ, तो यही इसका पाइवटेड पॉइंट है, एक्सेल है यहाँ पे, विच इज टू बी रेज्ड ऑन पावमेंट। अब पावमेंट के ऊपर उठाना है, ये जो पावमेंट है ना इसके ऊपर उठाना है, एक्स वाई वाई यहाँ पे रह गया इसके ऊपर। इफ देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द रोलर एंड द पावमेंट, अगर रोलर और पावमेंट के बीच में फ्रिक्शन है, शो बाय एन एरो ऑन द डायग्राम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो आपको दिखाना है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और डायरेक्शन फोर्स का जो कि अप्लाई करना है। अगर पाइवट रहेगा ओ पे तो नाउ विल इट गो अप, तो क्या ये ऊपर जाएगा? तो देखो यहाँ पे पहले तो एक्सल है, एक्सल का मतलब कैसा होता है, जैसे पीछे वाले चक्के में वो दोनों चक्के फिक्स होता है ना बीच में एक रॉड से, उसकी बात कर रहा था। तो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैज टू बी डन एज शोन इन द फिगर, तो इस तरीके से आपको एप्लीकेशन ऑफ फोर्स लगाना होगा ताकि ये जो चक्का है ना ये ऊपर उठ सके, ऊपर उठ के किस पे जा सके, एक्स वाई लाइन पे जा सके। हाँ, तो क्या है दूसरा कि अगर पाइवटेड होगा, अगर ये पाइवटेड होगा फिक्स है तो फिर वो ऊपर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस, बॉडी एक्टेड है बाय टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एफ, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड एफ है बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। स्टेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इफ बोथ फोर्सेस एक्ट एट द सेम पॉइंट ऑन द बॉडी। क्या होगा अगर दोनों ही फोर्सेस एक्ट करते हैं सेम पॉइंट पे बॉडी के? द टू फोर्सेस एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी एट अ सेपरेशन ऑफ आर। देखो पहली बात तो ये है कि दोनों फोर्सेस जो हैं
यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये ऐसे तुमने डायग्राम बना लिया, ठीक है, ये रहा आपका सर्कल। तो एक बार देखो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, और दोनों ही फोर्स कितने हैं, दोनों ही फोर्स एफ हैं। कितने हैं दोनों फोर्स, एफ हैं। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में दोनों के दोनों फोर्सेस हैं, है ना, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, ठीक है, इसका एक्शन इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, टोटल जो है जीरो हो जाएगा। और जब दोनों ही सेपरेशन पे हो, कितने, आर के, ठीक है, कह रहा है कि बोथ फोर्सेस एक्ट एट द सेम पॉइंट और दो टू फोर्सेस एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट ऑफ द बॉडी एट सेपरेशन आर। तो अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, ठीक, और एक फोर्स को ऐसे लगा दिया, ठीक, और दूसरा फोर्स ऐसे लगा दिया, है ना, आर डिस्टेंस पे, तो क्या हो जाएगा, अब मोमेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा, एफ इंटू आर। आर कहाँ है, आर यहाँ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ड्रॉ अ नीट label diagram to show the direction of two forces acting on a body to produce rotation in it. Also mark the point about which the rotation takes place. तो एक अच्छा सा डायग्राम बना के दिखाना है कि दो फोर्सेस उसके ऊपर लगा रहे हो आप और वो रोटेट करें। तो यहाँ पे देखो इस तरह से फोर्सेस हम लगाएंगे बॉडी के ऊपर कि बॉडी किसी एक पर्टिकुलर, है ना, डायरेक्शन में रोटेट करे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे देखो रोटेशन प्रोड्यूस करना है, तो देखो एक फोर्स कैसा लगा रहे हैं, नीचे की तरफ, और एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये दो फोर्सेस हैं ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों एफ के अबाउट अ पॉइंट ए और बी पे, और बॉडी जो है अब रोटेट करेगी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कपल। कपल का मतलब क्या समझते हो, तो देखो कपल क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स से अपोजिट पैरेलल फोर्सेस अगर हैं नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, ये क्या फॉर्म करते हैं, कपल। जैसे अभी दिखाऊं तो यही है कपल, ये यहाँ ओ से लेके बी तक और यहाँ ओ से लेके ए तक, ये वाला जो फोर्स है ना इस साइड का और इस साइड का, ये दोनों क्या है, कपल है ना, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मिलके लगा रहे हैं, पैरेलल फोर्सेस है और जो है कि सेम लाइन पे नहीं है। अ कपल इज ऑलवेज नीडेड टू प्रोड्यूस अ रोटेशन। तो कपल हमेशा चाहिए होता है रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए। टू एग्जांपल इन आवर लाइफ क्या है, एक टर्निंग ऑफ अ वाटर टैप। देखो पानी का जो नल होता है ना, वो ऐसे ही तुम घुमाते हो, ये पानी के नल की जो लाइनिंग है, तो एक उंगली इधर रखते होगे, एक उंगली इधर रखते होगे, है ना, दोनों मिला के आप दो तरफ से खोलते हो, है ना, तो कपल की जरूरत होती है। टाइटनिंग द कैप, ढक्कन जब बंद करना होता है ना, तो एक उंगली से तो कर नहीं पाते हो, दो उंगली लगाते हो ना और उसको घुमाते हो, तो यहाँ पे भी आपको क्या जरूरत पड़ेगी, कपल की जरूरत पड़ेगी। डिफाइन द मोमेंट ऑफ कपल, राइट इट्स एसआई यूनिट। तो मोमेंट ऑफ कपल इज प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, यानी दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स हैं, तो कोई भी एक फोर्स और उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब यही कह रहा है, यहीं पे आ जाओ, ये इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, इन दोनों में से कोई एक फोर्स, अगर दोनों फोर्स इक्वल है तो एफ इंटू डी डायरेक्ट कर लेना है, यही बात कह रहा है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। प्रूव दैट मोमेंट ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स इनटू कपल आर्म। तो देखो वो जो डायग्राम था वही डायग्राम उठ के यहाँ आया है कि नहीं आया है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ओ ए, फोर्स कितना है, एफ, एफ इंटू ओ ए, लिखा एफ इंटू ओ ए, यहाँ कितना है, एफ, एफ इंटू ओ बी, ठीक है। अब दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहे हैं, तो दोनों ही फोर्सेस क्या होंगी, प्लस होंगी, दोनों को एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी प्लस कर दिया। मैथमेटिक्स पढ़े हुए हैं आप सब, एफ को कॉमन लेंगे, एफ कॉमन लिए तो ओ ए प्लस ओ बी आया, तो ओ ए प्लस ओ बी क्या मिलके बना, ए बी, एफ इंटू ए बी, यानी आ गया ना एफ इंटू डी, यानी आइदर फोर्स इंटू दोनों का बीच का डिस्टेंस। तो यानी कि हेंस प्रूव्ड कि मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू कपल आर्म। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी। ये क्या होता है भाई, इससे क्या समझते हो इक्विलिब्रियम से, when a number of forces acting on a body produce no change in its state of rest or of linear or rotational motion, the body is said to be in equilibrium। तो इक्विलिब्रियम देखो कैसा होता है, डायनेमिक भी होता है, स्टैटिक भी होता है, तो यही हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं
कि जब एक ही बॉडी पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं और रेस्ट में है तो रेस्ट ही में है बॉडी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही है, रोटेशनल मोशन में है तो रोटेशनल मोशन में है, इवन इफ एक से ज्यादा फोर्स उस पर लग रहे हैं फिर भी ऐसे स्टेट को, बॉडी के ऐसे स्टेट को कहा जाता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। State the condition when a body is in static equilibrium, dynamic equilibrium। और एक एक एग्जांपल भी देना है। When a body remain in state of rest under the influence of several forces, body is said to be in static equilibrium। तो static का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि अगर ढेर सारे फोर्सेस किसी पे लग रहे हैं और बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में ही रह जा रही है सेवरल फोर्सेस लगने के बाद भी, तो इसका मतलब बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, ये रेस्ट पोजीशन के लिए। A toy lying on the floor is in static equilibrium। एक book lying on the table is also in a static equilibrium। When a body remains in the state of motion, अगर कोई बॉडी है मोशन में, ट्रांसलेशन और या फिर रोटेशनल मोशन में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, बहुत सारे फोर्सेस के लगने के बाद भी, तो बॉडी इज सेड टू बी इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो बॉडी कहाँ है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है फ्लाइंग एरोप्लेन, इसके अलावा एग्जांपल है फ्लाइंग बर्ड, इसके अलावा एग्जांपल है एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ट्री, तो ठीक है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। इसके अलावा है कि रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स। ये सब बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल है चीज का। क्यों? क्योंकि बहुत सारा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो कांस्टेंट मोशन में आ रहा है ना। वैसे ही चिड़िया की बात करें, वैसे ही हवाई जहाज की बात करें, एरोप्लेन की बात करें, तो ये सब कैसा है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में मूवमेंट है इनके अंदर। मूवमेंट होने के बावजूद वो मूवमेंट किसी तरह से अफेक्ट नहीं हो पा रहा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। स्टेट टू कंडीशन फॉर अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय सेवरल फोर्सेस टू बी इन इक्विलिब्रियम। दो कंडीशन बताना है बॉडी के लिए जिसपे अलग अलग फोर्स लगे हैं और फिर भी इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसा तब होगा जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी जीरो। मतलब दाएं से बाएं से ऊपर नीचे चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, लेकिन सारा रिजल्टेंट फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। यानी कोई ज्यादा कोई कम नहीं होना चाहिए। The algebraic sum of moment of all forces acting on the body about the point of rotation, यानी जहां पे मतलब रोटेशन करने वाले पॉइंट पे, वो भी सारा सम मोमेंट का सारा सम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यानी कि जैसे अभी हम लोग डायग्राम देख रहे थे यहाँ पे, तो ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर दे, ये ऊपर की तरफ कर दे, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा उतना ही फोर्स के साथ, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा उतना ही फोर्स के साथ। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी बॉडी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स जो रोटेशनल के लिए है वो टोटल कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एक तो क्वेश्चन नंबर 25। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, नेम वन डिवाइस बेस्ड ऑन इट। तो सिद्धांत क्या है भाई मोमेंट्स का? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, इसके हिसाब से, इफ द अल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट, अल्जेब्रिक मतलब सारा मैग्नीट्यूड जो मिला जुला के, अल्जेब्रिक सम यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव सारा फोर्स है ना, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, जो बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो। अगर वो जीरो है तो बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम में। देयरफॉर एज पर द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट। ये आगे के डायग्राम में भी अच्छे से समझ में आएगा। एक बीम बैलेंस वर्क करता है इसी पे, जैसे कि देखो तुम तराजू जब भी लेते हो, आगे का डायग्राम देखो, तराजू लिया, इधर उसने कोई सब्जी रख दी, इधर बटखरा रख दिया। अब देखो भिंडी चढ़ाई है तो दो चार भिंडी और डालेगा ताकि क्या हो जाए? दोनों के दोनों बराबर आ जाए, है ना, दोनों के दोनों। तो यही होता है आपका इक्विलिब्रियम के अंदर। इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल क्या कहता है? ये देखो इधर नीचे को लेके जा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। ये कहाँ को लेके जा रहा है? ये भी नीचे को, लेकिन इस साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। पाइवोटेड कहाँ है? बिल्कुल मिडिल में से। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों मूवमेंट क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो बॉडी किस में हो जाएगी? इक्विलिब्रियम में। तो बैलेंस करता है ना तराजू, इक्विलिब्रियम में लाता है। Describe a simple experiment to verify the principle of moment if you are supplied with a meter rule, fulcrum and two spring with a slotted weight। अब यहाँ पे तुम देखो, कॉपी तो कर लेना, समझा यहाँ दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे तुमने एक इक्विलिब्रियम पाइवट कर दिया, पाइवट करवा के यहाँ पे तुमने एक मीटर स्केल लगा दिया। मीटर स्केल के बाद तुमको एक वेट यहाँ मिला, एक वेट यहाँ मिला। जब तुम इधर वेट लगाए, मान लो पहली बार तुमने यहाँ वेट लगाया, तो जब ये L1 डिस्टेंस है, ये L2 डिस्टेंस है, ये भी याद रखना। जब तुम यहाँ वेट लगाओगे, किसी भी कोने पे यहाँ वेट लगाओगे, तो ये क्या करेगा? तुरंत जो है ये इधर झूल जाएगा, नीचे को झुक जाएगा।
जैसे ही ये नीचे को लटक जाएगा ये स्केल ऊपर को उठ जाएगी। अब तुम क्या करोगे, इसको बराबर करना है। बराबर करने के लिए तुमने W2 लिया, W2 लिया यानी दूसरा वेट लिया, दूसरा वेट दूसरी साइड लगाया। अब इसको भी दाएं बाएं खिसकाओगे, इसको भी दाएं बाएं खिसकाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे तुमने वेट इक्वल लिया हुआ है तो यहाँ पे, और ये बिल्कुल मिडिल में लिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली W1 अगर W2 के इक्वल है तो ये बराबर डिस्टेंस पे आने पे ही इक्विलिब्रियम में होगा। कहने का मतलब ये है, अगर ये 5 किलो है, ये भी 5 किलो है ना, और ये मीटर स्केल 1 मीटर का है, तो ये भी बिल्कुल लास्ट पे जहां पे भी ला रहे होगे, 40 पे 30 पे जहां पे भी ला रहे होगे, और इसको भी वहां वैसे ही उतने ही दूरी पे, ये जो पाइवटेड पॉइंट है वहां से बराबर दूरी पे इसको भी रखना पड़ेगा, इसको भी बराबर दूरी पे रखोगे, तब जाके तुमको मिलेगा कि स्केल इक्विलिब्रियम में हो गया। हाँ, अब ना नीचे को इधर जा रहा ना नीचे को उधर जा रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि W1 इंटू L1, यानी कि इधर का देखोगे ही, आंख से देख रहे हो तो पता चलेगा कि यानी जितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है उतना ही क्लॉकवाइज मोमेंट हो रहा है तराजू में। तो यानी कि W1 इंटू L1 इक्वल टू W2 इंटू L2। तो ये एक्सपेरिमेंट, ये आपको एक्सपेरिमेंट लिख देना है ना। तो यहाँ पे जब आपने एक वेट लगाया तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दूसरा लगाया क्लॉकवाइज मोमेंट, तो उसको आप ऐसा एडजस्ट करोगे कि इधर का पूरा इधर के इक्वल आ जाए, यानी W1 चाहे जो कुछ भी हो या L1 जो कुछ भी हो, ये दोनों इसके बराबर होने चाहिए। ये आपको हाथ से खुद करना है। मीटर स्केल लेना है, बिल्कुल मिडिल में लगाना है, और एक वेट दाहिने एक वेट बाएं साइड लगाओगे आप, तो ऑटोमेटिकली देखोगे इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब देखोगे, ये इक्विलिब्रियम में तभी आएगा जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल हो जाएगा। और वहीं से प्रिंसिपल आपका प्रूफ हो जाता है कि ये इसका जो प्रोडक्ट है W1 L1 का चाहे जो कुछ भी हो, और W2 L2 का, यानी इसका वेट जो कुछ भी हो, L2 जो कुछ भी हो, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस कि SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, SI यूनिट फोर्स का, मोमेंट ऑफ फोर्स का, सॉरी। तो मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए F इंटू डी लेते हैं, F के लिए न्यूटन, D के लिए डिस्टेंस के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए, 0। बीम बैलेंस में, यानी वही तराजू में, व्हेन द बीम balanced in a horizontal position it is in static equilibrium, है ना, रेस्ट पोजीशन में रहता है। इसी बैलेंस की बात कर रहे थे, कैसा है, रेस्ट पोजीशन में, मूव थोड़ी कर रहा है, बिल्कुल आप इसको रेस्ट पोजीशन में ला देते हो। मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ किस ये कैसा इक्विलिब्रियम में है, तो डायनेमिक, क्यों, क्योंकि वो मोशन कर रहा है। तो आई होप इससे आपको जो है हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।